बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो लेसन हम लोगों ने स्टडी करना है वो आपके चैप्टर 2 का लास्ट लेक्चर है, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम क्या होता है? हमने इससे पहले एक क्वांटिटी को स्टडी किया हुआ है, इनिशियल क्लासेस में भी स्टडी किया है। उस क्वांटिटी को हम कहते हैं फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी पर एक्ट करती है। जब वो एक्ट करती है तो उसकी स्टेट को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है, दैट इज नोन एज फोर्स। अब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स एक्ट कर रही है या एक से ज्यादा फोर्सेस जब एक्ट कर रही हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, वो किस हालत में? क्या लाजमी है कि वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स मूव करता रहेगा? अच्छा, अगर मूव नहीं करेगा तो अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, एक बात। और मूव करेगा तो किस तरह मूव करेगा? इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो इस तरह मूव करे कि उसकी वेलोसिटी में मुसलसल चेंज आए, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि उस बॉडी पर फोर्सेस भी लग रही हों, लेकिन उन फोर्सेस के लगने के बावजूद उस बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा ना हो। स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उन फोर्सेस के एक्ट करने की वजह से, उन फोर्सेस के एक्ट करने के बावजूद अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या अगर वो मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। अगर वो मूव करे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, मींस उसमें एक्सेलरेशन पैदा ना हो। तो अगर ये कंडीशन हमें मिल रही है, ऑब्जेक्ट इस चीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। हम अपनी एवरीडे लाइफ में इस तरह की बहुत सी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्ज कीजिए, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक टेबल है, ये टेबल की मैंने अपर सरफेस बना दी, इस टेबल पर अगर मैं एक बुक रख दूं, फर्ज कीजिए एक बुक पड़ी हुई है, ये एक बुक है। अब इस बुक का कोई ना कोई मैस होगा और मैस की वजह से इसका वेट एक्ट करेगा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। W इज इक्वल टू mg। और इस वेट के एक रिएक्शन के तौर पर फोर्स अपवर्ड एक्ट करेगी। अगर वेट को एक्शन बोलूं तो ये फोर्स एक रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड एक्ट करेगी। अब ये दो फोर्सेस इस वेट के ऊपर, बुक के ऊपर एक्ट कर रही हैं। इन दोनों फोर्सेस के बावजूद ये जो बुक है ये रेस्ट पे आ रही है। तो अब मैं ये कहूंगा ये बुक की स्टेट में है, इक्विलिब्रियम की स्टेट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन क्या हुई? इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट is at rest or moving with uniform velocity. If object is at rest or moving with uniform velocity, कब? Under the action of फोर्सेस। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस एक्शन कर रही हो, एक्ट कर रही हो, और इन फोर्सेस के एक्शन के बाद अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, नंबर 1 कंडीशन क्या हो सकती है? रेस्ट। और नंबर 2 कंडीशन क्या हो सकती है? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देन वी से दैट
say that object is in object equilibrium की condition. If an object is at rest or moving with uniform velocity under the action of forces, then we say that object is in equilibrium. तो हम कहेंगे object किस में है? Equilibrium में. रेस्ट वाली मैंने एग्जांपल ये दे दी, आप मोशन वाली एग्जांपल ले लीजिए. फर्ज करें कि ये आपके पास एक कार है, ये एक रोड पर मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, मैं कहूंगा ये किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन. और अगर ये एक बुक या वही कार रेस्ट में है तो फिर भी वो किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन. तो स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम में होने के लिए दो चीजों को मैंने हाईलाइट किया है. नंबर एक, या तो वो रेस्ट में हो फिर भी इक्विलिब्रियम होगा, और अगर वो मूव कर रही है तो किस वेलोसिटी से मूव करे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, तो फिर भी वो इक्विलिब्रियम में होगी. स्टूडेंट्स, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम. स्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम. और अगर वो मूव करे विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो मोशन आ गई, तो इस तरह की इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम. ये बात भी याद रखिएगा कि अगर वो रेस्ट में हो तो ये कैसे इक्विलिब्रियम होगा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा. और अगर वो मूव कर रहा है और इक्विलिब्रियम में भी है तो ये कैसे इक्विलिब्रियम होगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा. नेक्स्ट चलते हैं कंडीशंस के ऊपर. स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी ने इक्विलिब्रियम में होना है तो उसको टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगी, कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी. अगर किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, दूसरी को ना करे, या दूसरी को करे पहली को ना करे, तो वो बॉडी फिर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा. तो देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम. देयर आर two conditions of equilibrium. One is known as first condition of equilibrium. Number two, second condition of second condition of equilibrium. What is first condition of equilibrium? अब हम उसको स्टडी करते हैं. First condition of equilibrium. First condition of what is first condition of equilibrium? A body
set to satisfied first condition of equilibrium if vector sum of, student point to be noted, I am using the word vector sum of, not sum of, vector sum of all the forces acting on it is 0। अगर एक बॉडी पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका वेक्टर सम बेटा ले लिया जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आपने फोर्सेस को ऐड करना है तो आप उनके ऊपर वेक्टर रूल्स अप्लाई करने हैं, मतलब डायरेक्शन को भी कंसिडर करना है। तो इसलिए मैंने टर्म यूज की वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू 0, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखूंगा मैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जी स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिए, मुझे तमाम फोर्सेस का क्या लेना है? सम लेना है। और सम लेने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज नोन एज समीशन, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं इन दिस वे। याद है या नहीं याद? तो ये कैसे लिखूंगा फिर? इट वुड बी रिटन एज सिग्मा एफ, एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बेटे ये एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन है, जरा सोच के बताइएगा मुझे, अगर एक बॉडी पर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है, सिंगल फोर्स, हम ये कंसीडर कर लें कि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, उसके अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो क्या वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा? वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। समझ आ गई बात की? तो ये बात भी आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स एक और पॉइंट की तरफ जरा गौर कीजिए, बाज दफ़ा इस तरह होता है कि एक बॉडी पर जो लगने वाली फोर्सेस हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में नहीं होती, बल्कि वो एंगल बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए ये एक ब्लॉक है, इसको आपने ऐसे रस्सी से बांधा हुआ है। एग्जांपल एक दे रहा, एक रस्सी इधर को ऐसे निकली हुई है, दूसरी इस तरफ निकली हुई है। एक शख्स इधर से खींच रहा है, एक शख्स नीचे से उठा के, एक ने इधर से खींचना शुरू कर दिया, एक ने इधर से खींचना शुरू किया। ब्लॉक है ताकि वो ऊपर की तरफ मूव करे, और इस ब्लॉक का वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है? सारे का सारा डाउनवर्ड, डब्ल्यू। अब जब इधर फोर्स लगेगी तो इसमें टेंशन पैदा होगी, उसको F1 फोर्स कह लीजिए। जब इधर लगेगी तो इसमें भी टेंशन पैदा होगी, उसको क्या कह दूंगा? F2। इसने इनिशियल पोजीशन के साथ एंगल बनाया हुआ है, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 30 डिग्री। इसने इनिशियल के साथ एंगल बनाया, लेट्स से आप 50 डिग्री कह लें। मैं वैल्यूज को सपोज कर रहा हूं। अब स्टूडेंट ये ऐसी सूरत हाल है जिस पर फोर्सेस एंगल बना रही हैं, पैरेलल में बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, अगर ये फोर्सेस इस तरह हो तो हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा करेंगे। ये आपका कौन सा एक्सिस है? एक्स। ये क्या है? एक्स प्राइम। ये क्या है? वाई। ये क्या है? वाई प्राइम। ये जो F1 फोर्स लग रही है इसको मैं एज इट इज ड्रा कर दूंगा। F2 को भी
और ये W इसका वेट है, ये आपका ओरिजिन है। स्टूडेंट्स यहां पर एक टर्म मैं यूज करूंगा, उससे पहले वो टर्म यूज करने से पहले जरा गौर कीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है, सारे का सारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये वाई है, ये वाई प्राइम है, ये सारे का सारा वर्टिकल एक्सिस है। और आपको पता है जब टू एक्सिस मिलते हैं तो टू एक्सिस मिलकर प्लेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लेन। इसका मतलब है ये जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं F1, F2 और ये वेट इज अ फोर्स, यू नो वेरी वेल, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो फोर्सेस हैं ये एक प्लेन के अंदर एक्ट कर रही हैं। किसमें एक्ट कर रही हैं? प्लेन। तो ऐसी फोर्सेस जो एक प्लेन के अंदर एक्ट करें, वो सिंगल फोर्स हो, डबल हो, 3 हो, 4 हो, एन नंबर ऑफ फोर्सेस हो, लेकिन एक प्लेन के अंदर एक्ट करें, उन फोर्सेस को बोलते हैं कोप्लेनर फोर्सेस। स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? तो बेटा ये ना शॉर्ट पर सुना जाया करता है, प्लीज ये टर्म याद रखिएगा, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस। तो इसकी मैं डेफिनेशन क्या करूंगा, forces that are acting on same plane are known as coplanar force. The forces that are acting on same plane, please point to be noted, जितनी भी forces act कर रही होंगी that are known as coplanar forces। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अच्छा, अगर कोप्लेनर फोर्सेस हो तो फिर क्या करें, फिर ये कंडीशन को हम कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट इसमें एक बात का ख्याल कीजिएगा, अगर आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस हैं तो उन कोप्लेनर फोर्सेस को, मसलन ये आपके पास एक केस आ गया, इसको हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देंगे, इस तरीके से और इस तरीके से। तो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक ये फोर्स क्या बन जाएगी, F1x, बेटे क्या बन जाएगी, F2x, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये बन जाएगी F1y और ये बन जाएगी F2y। ये जो वेट है, ये वेट चूंकि सारे का सारा y एक्सिस के अलोंग है, इसने एंगल 90 डिग्री बनाया हुआ है, तो इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात अब आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपके पास कोप्लेनर फोर्सेस आ जाए तो हम फोर्सेस को स्प्लिट कर देते हैं, एक्स कंपोनेंट मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस और वाई एक्सिस के अलोंग लगने वाली फोर्सेस। और फिर इस रिलेशन को हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम का सम 0 के इक्वल कर दो, और इसी तरह वाई एक्सिस पर जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन तमाम का सम भी किसके इक्वल कर दो, 0 के इक्वल। सेपरेट कर देंगे, एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस को सेपरेट कर देंगे, वाई एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। यहां पर एक बात का ख्याल रखिएगा, न्यूमेरिकल्स वगैरह में ये चीजें आपके काम आएंगी कि एक्स एक्सिस पूरे का पूरा 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, एक है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और दूसरा है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लगने वाली चाहे एक सिंगल फोर्स हो या इससे ज्यादा फोर्सेस हो, तो हम जितनी भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर फोर्सेस लगेंगी उनको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। और जितनी भी एक्स प्राइम एक्सिस पर या लेफ्ट साइड पर फोर्सेस लग रही होंगी उन तमाम फोर्सेस को हम क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मैग्नीट्यूड वही, सपोज ये 3 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो मैं इसको लिखूंगा 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज ये वैल्यू 2 न्यूटन है, ये वैल्यू है आपके पास 3 न्यूटन है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, सिग्मा Fx0, दिस इंप्लाइज दैट राइट साइड पर कौन सी लग रही है, 3 न्यूटन, तो ये मैं पॉजिटिव लूंगा, लेफ्ट साइड पर क्या लग रही है, 2 न्यूटन, तो मैं ये क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। फिर कोई हो सकता है एक आधी फोर्स और लग रही हो और इन तमाम का सम फिर किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट साइड पर लगने वाली फोर्सेस या फोर्स पॉजिटिव होगी
लेफ्ट साइड पर लगने वाली फोर्स या फोर्सेस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। इसी तरह स्टूडेंट्स अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं, ये अपवर्ड डायरेक्शन में दीज टू फोर्सेस, दीज आर आल्सो कंसीडर एज पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी इसको हम क्या ले लूंगा, नेगेटिव। तो सिग्मा F1y का क्या मतलब होगा, F1y प्लस F2y माइनस W इज इक्वल टू 0। नेगेटिव W क्यों आया, क्योंकि W डाउनवर्ड है। इसी तरह यहां पर ये क्या बनेगा, F1x राइट साइड पर है माइनस F2x मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, राइट साइड पर लगने वाली फोर्स ये मैंने लिख दी, लेफ्ट साइड पर लगने वाली फोर्स ये लिख दी। हालांकि हम इनको ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। राइट साइड पर लगने वाली फोर्स को मैंने पॉजिटिव लिया, तो लेफ्ट साइड वाले लगने वाली फोर्स को क्या लूंगा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। इसलिए तो मैंने यहां पर टर्म यूज की थी कि जब आपने फोर्सेस को ऐड करना है तो आपने किस चीज को ज़हन में रखना है, वेक्टर साइन। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, राइट साइड वाली को पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट साइड वाली को नेगेटिव ले लिया। इसी तरह अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड फोर्स को या फोर्सेस को नेगेटिव ले लिया। तो याद रखने का तरीका क्या है, याद रखने का तरीका ये है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है तो उस पर लगने वाली जितनी फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। लेफ्ट साइड पर x प्राइम होता है नेगेटिव, तो जितनी फोर्सेस होंगी वो नेगेटिव हो। इसी तरह अपर साइड पर y पॉजिटिव, तो लगने वाली जितनी फोर्सेस हैं वो पॉजिटिव, और डाउन साइड पर y नेगेटिव, तो लगने वाली जितनी फोर्स या फोर्सेस हैं वो नेगेटिव। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस तरीके से आप इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया जी? इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, जरा ये बुक दिखाइएगा प्लीज स्टूडेंट, पेज नंबर 39 पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपको मैं अंडरलाइन करवा दूं, बाज दफा एमसीक्यूज आ जाता है। पेज नंबर 39 पर साइड पर एक बॉक्स बना हुआ है, फर्स्ट बॉक्स, उस बॉक्स के नीचे उसने एक टर्म यूज की है, कंकरेंट फोर्स। यूज किया उसने टर्म कंकरेंट फोर्सेस क्या होते हैं, लिख लीजिए कंकरेंट फोर्सेस, द फोर्सेस कंकरेंट फोर्सेस या वेक्टर्स भी कह सकते हैं। इसी तरह कोप्लेनर वेक्टर्स भी स्टूडेंट्स कह सकते हैं, वो जनरल टर्म यूज करके वेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो कंकरेंट फोर्सेस क्या हुई, द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट, नॉट प्लेन। सेम पॉइंट भी कह सकता है और सेम की जगह वर्ड आप सिंगल पॉइंट भी कह सकते हो, आर नोन एज concurrent forces. Please point to be noted. ठीक है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है और अमूमन कहते हैं बच्चे कहते हैं सर ये तो बुक में था नहीं, ये कहां से आगे चीज। तो कोप्लेनर फोर्सेस, कंकरेंट फोर्सेस या कोप्लेनर वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स, ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये बोलना नहीं है आपने। स्टूडेंट इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो भी आपसे कुछ डिस्कस करने हैं एमसीक्यूज के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अभी हमने ये कहा कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिग्मा एफ 0 होना चाहिए, एज सिग्मा एफ मस्ट बी इक्वल टू 0, ये भी हमने कहा। अब सिग्मा एफ के 0 होने का क्या मतलब है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहले तो पॉइंट 1 का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन 0 हो जाए, फोर्स अगर नहीं लग रही है, सम ऑफ फोर्सेस 0 है तो एक्सेलरेशन भी। अब एक्सेलरेशन के 0 होने की फर्दर टू पॉसिबिलिटीज हैं, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अगर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम जिसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं स्टूडेंट, अगर इसको बड़ा एक्यूरेटली बोल रहे तो हम इसको लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 5 में हमने एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ना है, उसमें पढ़ना। तो अगर तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। सर क्यों ट्रांसलेशनल? आपने 9th क्लास में ट्रांसलेटरी मोशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हुई हैं, उसमें एक लीनियर मोशन भी थी, याद है या नहीं याद? तो याद रखिएगा, अगर एक बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के बाद वो मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन डायनामिक में फर्दर कौन सा इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। ये बात आपने याद रखनी है। जब हम सेकंड कंडीशन ऑफ मोशन को पढ़ेंगे ना तो ये बात और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। एनीवेज ये बात भी आपने याद रखनी है कि अगर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड हो जाए देन देयर विल बी नो लीनियर एक्सेलरेशन in our body because A is linear acceleration. If first condition of equilibrium is satisfied, then there will be no linear acceleration in our body. ठीक है, तो यहाँ फिर वो रेस्ट में होगा, यहाँ मूव करेगा विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन है। When we have first condition of motion is available, जब हमारे पास first condition of motion available है, then why we need second condition of equilibrium? First condition तो है, हमें second condition की जरूरत क्यों पेश आई? Why scientists believe that कि only first condition is not fulfill all the conditions, हमारी सारी requirements को ये fulfill नहीं कर रही, कैसे पता चला? और कीजिए स्टूडेंट्स, मैंने ये आपसे अर्ज किया कि सिग्मा एफ अगर जीरो हो जाए तो ए क्या हो जाता है? जीरो हो जाना चाहिए। अगर ए जीरो होगा तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, अदरवाइज फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी। अच्छा, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, पिक्चर उससे क्लियर करने की कोशिश करेंगे हम कि ये एक बॉडी है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, आपने एक फोर्स लगाई F1, दूसरी फोर्स लगाई F2, दोनों का मैं मैग्नीट्यूड कह देता हूं, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन, बोथ आर 10 न्यूटन, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं ड्रा करूं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग ये वाई एक्स प्राइम एक्सिस है, ये पॉजिटिव होगी तो ये, इसका मतलब मैं कह सकता हूं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव 10 है, ये नेगेटिव 10 हो गया ना, तो कैंसिल हो गया। वाई एक्सिस पर कोई फोर्स एक्ट कर रही है? नहीं कर रही। इसका मतलब है ये सिंपल ही मुकम्मल कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है कि सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई पर कोई फोर्स ही नहीं एक्ट कर रही। अब सिग्मा एफ 0 है तो इसका मतलब है यहां पर ए क्या होना चाहिए? 0। क्या ए 0 हो रहा है? जरा गौर कीजिए, ये आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसको यहां से आपने कील लगा के ठोक दी है, ये इसका पिवट पॉइंट है। मैं ये फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ, ये फोर्स लगा रहा हूं इस तरफ। ये जो फोर्स लगेगी ये इस बॉडी को ऐसे आगे लेकर आएगी, ये फोर्स लगेगी, ये बॉडी को किधर लेकर जाएगी? पीछे। तो ये बॉडी रोटेट करना शुरू कर देगा, बॉडी इधर आएगा, एग्री, फिर बॉडी थोड़ा सा मूव करके ऐसे आगे आएगा। तो इसका मतलब है ये बॉडी किस में मूव करना शुरू कर देगा? सर्कल में। इस तरीके से ऑल्दो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, लेकिन ये बॉडी किस में मूव कर रहा है? सर्कल में मूव कर रहा है। और जब एक बॉडी सर्कल में मूव करता है तो सर्कल में मूव करते हुए बॉडी में क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन पैदा होता है। यू नो वेरी वेल, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर वक्त क्या होती है? चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन फिर भी अभी इसमें एक्सेलरेशन 0 नहीं, क्योंकि बॉडी ने किस में मूव करना शुरू कर दिया? सर्कल में। लेकिन यहां पर जरा गौर तो करें कि ये फोर्स तो लग रही है, लेकिन यहां पर जो लगने वाली फोर्स है वो अपना कौन सा इफेक्ट पैदा कर रही है?
टर्निंग इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज, लिहाजा हम ये कहेंगे कि अगर एक बॉडी ने कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में जाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन जरूरी नहीं है, हमने इसके टर्निंग इफेक्ट्स को भी कंसीडर करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर सकता है एंड दैट विल बी नोन एज सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कितना टाइम लगता है? ओके जी, आज इतना ही लेसन है, कल इंशाल्लाह सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम स्टडी करेंगे और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।